दोस्तों, अगर आप एसएससी और रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे वाले क्वेश्चन ज़रूर करके आना। पूरा क्वेश्चन दोस्तों डिटेल के साथ सभी का सभी समझाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में आप लोग लास्ट में देखिएगा, लास्ट में वन लाइनर के फॉर्म में दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन और दोस्तों प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पूरा समझाया गया है, पूरा एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और यक्ष दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षक बल, अब पृथ्वी और यक्ष दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षक बल F लगता है, तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा। मान लीजिए दोस्तों यह पृथ्वी है और दोस्तों यह छोटा सा सेब है, इनके बीच की दूरी अगर दोस्तों यक्स है, अगर इसी को दोस्तों अगर सेब को यहाँ पर रख दिया जाए, इसके बीच की दूरी को 2x कर दिया जाए, तो दोस्तों बल कितना लगेगा, इन दोनों के बीच में बल कितना लगेगा। दोस्तों एक फार्मूला याद रखिएगा, एक सूत्र याद रखिएगा। दो पिंडों की बीच की दूरी को, मान लीजिए दो ग्रहों के बीच की दूरी अगर कुछ यक्स है या फिर डी है या फिर आर के टर्म में है, तो दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल यह बराबर क्या होता है, यह बराबर सूत्र होता है कैपिटल जी या मोहन, पहला पिंड का द्रव्यमान दूसरे पिंड का द्रव्यमान बटे आर स्क्वायर मतलब दोस्तों आर क्या है, इसमें दूरी है। आर क्या है, आर इसमें है दोस्तों दूरी, आर क्या है इसमें, आर दूरी है। जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षक बल होता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षक बल के द्वारा यह समझाया जाता है। यह बराबर क्या होता है, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, यह बराबर क्या होता है जी इस m1 गुणे m2 बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ से दोस्तों न्यूमेरिकल कई टर्म में बनता है, यहाँ से क्वेश्चन में बनते हैं। जैसे अगर बोल दिया जाए दो पिंडों के बीच लगने वाले द्रव्यमान का एक द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो बल कितना होगा। तो अगर एक द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो सिंपली किसी m की जगह पे 2m रख दीजिएगा, तो बल हो जाएगा दो गुना। अगर दोस्तों पूछे दूरी को दो गुना कर दिया जाए तब बल कितना होगा, दूरी को आधा कर दिया जाए तब बल कितना होगा। सिंपली दोस्तों इस वाले फार्मूले में आप लोग पुट करके निकाल पाएंगे। तो दोस्तों बोला गया है इसके दोस्तों दूरी को 2x कर दिया जाए, मतलब r पहले x था, r की जगह पे x था, उसके बाद 2x था, तो यह हो जाएगा दोस्तों जी m1 m2 तो सेम रहेगा, और दोस्तों r के जगह पे 2x रख देंगे तो 4ax स्क्वायर हो जाएगा, 4ax स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा बोला गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों यह सेम रहने वाला है, मतलब f के रूप में रहने वाला है। तो f बटे कितना हो जाएगा 4, ये 4 बचेगा, f बटे 4 मतलब बल कितना हो जाएगा, उसका 1/4 हो जाएगा, f बटे 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, f बटे 4 याद रखेगा। अगर दोस्तों यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछता है, m1 का मान दे देगा, m2 का मान दे देगा, कैपिटल जी का मान दे देगा, और बीच की दूरी पूछ लेगा, अगर ये बल भी दे देता है। तो यहाँ से ये वाला फार्मूला अगर आपको याद है तो आप सिंपली सॉल्व करके आंसर निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके पूर्ण रूप से डिटेल भी यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया है जब सेब यक्स दूरी पर थी तो बल आकर्षक बल यह बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जी m1 m2 बटे यक्स स्क्वायर। यदि सेब की दूरी 2x कर दिया जाए तो x की जगह सिंपली 2x स्क्वायर रख दिया जाएगा, तो यह हो जाएगा दोस्तों 4x स्क्वायर, तो यह बटे 4 हो जाएगा, यह सिंपली आपका निकल कर आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर नोट देखिएगा, जैसे जैसे दूरी कम होती है, मान लीजिए दोस्तों जैसे जैसे दूरी x का मान कम होता है तो बल दोस्तों बढ़ता है, या इसके दोस्तों अनुक्रमानुपाती होता है। f का होता है बल दोस्तों किसका अनुक्रमानुपाती होता है, आर के, मतलब दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर यह दोस्तों आर बढ़ेगा तो बल कम होगा, आर कम होगा तो दोस्तों बल बढ़ेगा। और गुरुत्वाकर्षक बल हमेशा आकर्षक होता है, कभी कभी विकर्षक नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, खास करके ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे जैसे दूरी कम होती है वैसे वैसे बल, आकर्षक बल दोस्तों ज़्यादा होता है। अगर दोस्तों दूरी घटती है तो आकर्षक बल ज़्यादा होता है, अगर दूरी बढ़ती है तो आकर्षक बल कम होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है। बोला गया है जल के अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात H अनुपात O निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जल का क्या होता है दोस्तों, रासायनिक सूत्र H2O, सभी को पता होगा। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, हाइड्रोजन 1 है गुणे 2। परमाणु द्रव्यमान के बारे में पूछा गया है, तो टोटल होगा दोस्तों अनुपात
ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2:16 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 8 से काटेंगे तो 1:8 हो जाएगा। 1:8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1:8। यहीं पर दोस्तों टोटल आणविक द्रव्यमान अगर पूछेगा, टोटल आणविक द्रव्यमान अगर पूछेगा, द्रव्यमान अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो H2 मतलब 2 × 1 + 16 कितना हो जाएगा दोस्तों 18। जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 18। जल का आणविक द्रव्यमान अगर पूछे तो सिंपली इसको जोड़ लीजिएगा, ये हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं। देखिए बोला गया है जल H2O के एक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 1 AMU होता है, 1 AMU होता है। AMU का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एटॉमिक मास यूनिट, इसको याद रखिएगा। यह दोस्तों SSC और रेलवे में बहुत बार पूछा है। AMU का फुल फॉर्म। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 16 AMU होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। हाइड्रोजन का कुल द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों 2, क्योंकि दोस्तों H2 2 हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 गुणे कर देंगे तो 2 AMU होगा। ऑक्सीजन का 1 होता है तो 16, इसका निकालेंगे तो सिंपली ये निकल कर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग अस्त्री सल्की एपिथेलियम से बना है? मानव शरीर का कौन सा अंग अस्त्रित मतलब दोस्तों स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, अस्त्रित सल्की एपिथेलियम टिश्यू से बना है? तो यह हो जाएगा दोस्तों त्वचा में पाया जाता है। कैसा होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होता है, वह कुछ इस प्रकार से दोस्तों होता है, अस्त्रित होता है, एक दूसरे के ऊपर लेयर वाइज लेयर चढ़ा होता है। अब दोस्तों बात करेंगे दोस्तों आंत में कैसा पाया जाता है, कौन सा टिश्यू आंत में पाया जाता है, कौन सा टिश्यू त्वचा में पाया जाता है, कौन सा टिश्यू वक्री नली अस्तर में पाया जाता है, कौन सा टिश्यू दोस्तों ग्रसा में, कौन सा ऊतक ग्रसा में पाया जाता है, ये सभी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर नीचे देखिए लिखा गया है अंगों में उपस्थित विभिन्न ऊतक। जैसे आंत में क्या पाया जाता है स्तंभाकार, कॉलम वाला जितना रहेगा दोस्तों स्तंभाकार, कॉलम नुमा स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू याद रखेगा, यह आंत में पाया जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वचा में दोस्तों अस्त्रित सल्की एपिथेलियम टिश्यू, अस्त्रित सल्की एपिथेलियम टिश्यू हो जाएगा दोस्तों त्वचा में। अब वृक्क नलिका में दोस्तों घनाकार एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है वृक्क नलिका में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा ये अलग है, ग्रेसिया उसे फेगा जो बोला जाता है, ग्रास नली में क्या पाया जाता है अस्त्रित सल्की एपिथेलियम टिश्यू, इसमें भी दोस्तों अस्त्रित सल्की एपिथेलियम टिश्यू इसमें भी पाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये दोनों याद रखिएगा, वृक्क में कौन सा पाया जाता है घनाकार एपिथेलियम टिश्यू, आंत में कौन सा पाया जाता है स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों जितना क्वेश्चन हुआ है 3 क्वेश्चन, इसमें जो डिटेल में बताया गया, इसमें कोई भी डाउट अगर आपको लगता है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा लचीला अनुकूलशील बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और अनुकूलशील बहुलक है जो प्रायः औद्योगिक ब्रश, टूथब्रश और अन्य सफाई आपूर्तियों में पाया जाता है? मतलब दोस्तों कौन सा यह इसमें बहुलक है जो औद्योगिक ब्रश के रूप में प्रयोग किया जाता है, टूथब्रश जो करते हैं हम मंजन करते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, या फिर अन्य सफाई आपूर्तियों में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नायलॉन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों नायलॉन। अब नायलॉन से बात करते हैं दोस्तों, यह प्रथम कृत्रिम रेशा है, प्रथम कृत्रिम रेशा है जो मानव द्वारा निर्मित किया गया था, जो दोस्तों मानव द्वारा लैब में तैयार किया गया था, मानव द्वारा सबसे पहले नायलॉन, इसको याद रखिएगा, नायलॉन सबसे पहले लैब में तैयार किया गया था, इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा बोला गया है नायलॉन 66 एक मानव निर्मित सिंथेटिक बहुलक है, जो अपनी मजबूती, लचीलापन और घिसाव, रसायनों एवं पानी के प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग औद्योगिक ब्रश, टूथब्रश, अन्य सफाई आपूर्तियों के लिए किया जाता है। नायलॉन 66 पहला मानव निर्मित रेशा है, यह दोस्तों याद रखिएगा, पहला मानव निर्मित रेशा है नायलॉन 66, जिसका आविष्कार अमेरिकी रसायनज्ञ थावालेस ह्यूमस कैरोथर्स ने वर्ष 1935 में किया था। यह दोस्तों
ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों लाइन को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसका यूज कहाँ कहाँ होता है यह भी नोट कर लीजिए। औद्योगिक ब्रश, टूथब्रश और अन्य सफाई आपूर्तियों के प्रयोग में किया जाता है। इसका खोजकर्ता के बारे में पूछता है दोस्तों, इसके किसने बनाया था नायलॉन 6 को, और कब दोस्तों इसका आविष्कार हुआ था, यह भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बीज जानवरों द्वारा फैलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बीज जानवरों द्वारा फैलाया जाता है। उस बीज में दोस्तों विशेष रूप से कांटों वाले कांटेदार बीज जो उनके शरीर में जुड़ जाते हैं और दूर स्थानों तक ले जाते हैं। दोस्तों ऐसा कौन सा बीज होता है, मान लीजिए कोई बीज है, इसमें से झुर्रीदार दोस्तों निकला रहता है बीज, बहुत छोटा छोटा होता है झुर्रीदार, और दोस्तों क्या करता है जानवरों के दोस्तों चमड़े पर दोस्तों बाहरी त्वचा पर चिपक कर उनके साथ चले जाते हैं और दूर स्थान तक फैल जाते हैं। कौन सा होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा जैंथियम और यूरेना। जैंथियम और यूरेना याद रखिएगा, जैंथियम और यूरेना जो दोस्तों जानवरों और या फिर मनुष्यों द्वारा फैलाए जाते हैं, जानवरों द्वारा फैलाए जाते हैं जैंथियम और यूरेना के बीज। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जैंथियम और यूरेना। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, बोला गया जैंथियम और यूरेना आदि पौधों के बीजों में हुक होता है। यह दोस्तों पिछली बार 2024 से लगातार 3-4 बार पूछा गया है। हुक और कांटेदार बीज किस में पाए जाते हैं, जैंथियम और यूरेना में। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैंथियम और यूरेना आदि पौधों के बीजों में हुक या कांटे होते हैं जो जानवरों के फर या पंखों में चिपक जाते हैं, जिससे वे दूर स्थानों तक चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। देखिएगा, बीमा बोला गया है, बीमा लंबाई का मात्रक निम्न में से कौन सा है। लंबाई का मात्रक पूछा है तो सभी को पता होगा दोस्तों, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, या साई मात्रक दोस्तों मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही बार, जितना आसान क्वेश्चन होता है वह जितनी बार पूछा जाता है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। अब इसके बारे में पूर्ण रूप से बात किया जाए। देखिएगा, दूरी का सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। दूरी की सबसे बड़ी मात्रक होती है, इकाई होता है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा इकाई होता है दोस्तों पारसेक, याद रखिएगा। दूरी का सबसे बड़ा इकाई, सबसे बड़ा इकाई, दूरी का सबसे बड़ा इकाई होता है पारसेक, इसको याद रखिएगा। अब खगोलीय इकाई कितने मीटर के बराबर होता है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है 3.09 × 10⁻16 मीटर। यह दोस्तों यूनिट और मेजरमेंट याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी दोस्तों एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है पूछा जाता है। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है, यह भी दोस्तों क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में पूछा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एक कार की चाल पहले घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे घंटे में दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिए गए इन दोनों घंटों में कार की औसत चाल क्या होगी। दिए गए दोनों घंटों में, दोस्तों मैथ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और साइंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय होता है औसत चाल का सूत्र। अब कुल दूरी कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड का कुल दूरी कैसे निकालेंगे, तब देखिएगा पहले घंटे मतलब एक घंटे में 90 किलोमीटर चलता है तो दूरी हो जाएगा दोस्तों 90। एक घंटे में अगर 90 किलोमीटर की चाल से चलता है तो दूरी भी कितना कवर करेगा दोस्तों, 90 किलोमीटर कवर करेगा। तो पहला दूरी हो जाएगा दोस्तों 90 और दूसरा दूरी हो जाएगा मतलब दूसरे घंटे, मतलब यह भी एक घंटे में यह भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता है तो इसका दूरी हो जाएगा दोस्तों 60 किलोमीटर बटे कुल समय कितना हो जाएगा, तो पहला घंटा और दूसरा घंटा मिलाकर 2 घंटा, टोटल 2 घंटा। तो यह हो जाएगा दोस्तों 150 बटे 2, 150 बटे 2 हो जाएगा दोस्तों कितना, 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा, ये वाला सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बोला गया है औसत चाल का ये वाला सूत्र दोस्तों, ये मैथ में भी लगता है और साइंस में भी लगता है। औसत चाल का कुल दूरी बटे कुल समय, यहाँ से कुल दूरी में कन्फ्यूज मत होइएगा। तो कुल दूरी दोस्तों अगर देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा, समय हो जाएगा 1 घंटा और चाल हो जाएगा यह, तो दूरी बराबर हो जाएगा दोस्तों
चाल बटे समय। तो यहाँ से कुल दूरी निकल जाएगा, यहाँ से 90 किलोमीटर, यहाँ से दोस्तों 60 किलोमीटर। कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा 1 घंटा ये 1 घंटा वह। अब इसके डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा कुल दूरी हो जाएगा 90 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर 150 किलोमीटर। कुल समय हो जाएगा 2 घंटा। यहाँ पर सिंपली रख कर यहाँ निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है गलत है। पहला कथन है प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। यह दोस्तों बिल्कुल गलत बोला गया है। श्वसन रंध्रों के माध्यम से जल की वाष्पीकरण हानि होती है, यह भी दोस्तों गलत है। रंध्र के माध्यम से दोस्तों श्वसन होता है, लेकिन यह वाष्पीकरण का प्रक्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वपोषी बाहर से पदार्थ प्राप्त करते हैं और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में उन्हें ऊर्जा के रूप में संचित परिवर्तित करते हैं। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में नहीं होगा दोस्तों, उपस्थिति में होगा। तो तीनों ऑप्शन दोस्तों गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर होगा दोस्तों प्रकाश के अविलेय नहीं होगा दोस्तों, प्रकाश का विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। अब यह किस ऊतक द्वारा होता है दोस्तों? फ्लोएम द्वारा। लेकिन दोस्तों विलेय पदार्थों को जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में घुल जाते हैं उन्हीं का स्थानांतरण दोस्तों कहलाता है, वह फ्लोएम द्वारा प्रभावित होता है। अब इसके पूर्ण रूप से डिटेल की बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों जैसे ग्लूकोज का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो मुख्य रूप से फ्लोएम नामक संवहनी ऊतक द्वारा होता है। फ्लोएम दोस्तों भोजन का संवहन करता है। और जाइलम याद रखिएगा, जाइलम जल का संवहन करता है। जाइलम किसका संवहन करता है? जल का संवहन करता है। फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। और दोस्तों श्वसन क्या होता है? श्वसन रंध्र के माध्यम से जल का वाष्पीकरण हानि नहीं होता है, बल्कि वाष्पोत्सर्जन इसको बोला जाता है, वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। और दोस्तों रंध्र के माध्यम से ही पौधों में ऑक्सीजन और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, मतलब आदान प्रदान होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी बाहर से प्राप्त करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उन्हें ऊर्जा के रूप में संचित करके परिवर्तित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बोला गया है 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। आसान क्वेश्चन है। देखिए 1/R हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध, तो 1/4 प्लस 1/6 हो जाएगा कितना? इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 24। एलसीएम ले लेंगे 24, यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा दोस्तों 4। 12 ले लेंगे तब भी चल जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 10। 24/10 यहाँ R बराबर, इसको पलट कर लिख लेंगे तो 24/10 हो जाएगा 2.4 ओम। 2.4 ओम आसान है, 2.4 ओम। यही अगर दोस्तों सीरीज या समांतर में नहीं होता, श्रेणी क्रम में होता, तो सिंपली 4 + 6 कर लेते हैं, 10 ओम निकल कर आ जाता। लेकिन दोस्तों अगर श्रेणी समांतर क्रम में है तो 1/R करके जोड़ा जाता है, इसको याद रखिएगा। देखिएगा अब दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चलते हैं। देखिएगा बोला गया है एसएससी और रेलवे में 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं कौन कौन सी होती है? यह दोस्तों सभी का सभी जितना भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, सभी के सभी पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। बोलता है रात्रि के समय मतलब तारों का टिमटिमाना किस प्रक्रिया के कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है। पानी के कारण, पानी में भरा हुआ बर्तन में अगर मान लीजिए कोई सिक्का डाल दिए तो थोड़ा ऊपर हुआ दिखाई देता है, किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। जल के अंदर पड़ा हुआ लोहे का टुकड़ा वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, यह भी होता है अपवर्तन के कारण। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, यह भी अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय के कुछ समय पहले या एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य स्थिति से नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है। यह क्यों होता है दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या क्या होता है? देखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या क्या होता है? हीरे का अत्यधिक चमकना, रेगिस्तान में दोस्तों मृग मरीचिका का बनना, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, प्रकाशिक तंतु, हवा के बुलबुले का चमकना, कालिक से पुता हुआ गोला। यह दोस्तों सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो प्रकाश का अपवर्तन हो, चाहे वो दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन हो। ये सभी के सभी एग्जाम्पल बार बार रिपीट होता है। इसको दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।
मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।